सभी को प्रणाम। मैं विभा रानी और बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का यह एपिसोड हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव के 50वें एपिसोड को हम छू रहे हैं। जी हाँ, आज का लाइव 50वां है। हम कह सकते हैं कि हमारा ये गोल्डन एपिसोड है। तो गोल्डन एपिसोड में गोल्डन पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। तो इस गोल्डन पर्सनैलिटी के साथ आज हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ हैं हिंदी की मशहूर कथाकार, उपन्यासकार और व्यंग्यकार डॉक्टर सूर्यबाला। दो डॉक्टर आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर विभा कुमारी। और अब हम और विभा कुमारी दोनों मिलकर के उस व्यक्तित्व को लेकर के आ रहे हैं जिन्होंने आज के इस 50वें एपिसोड को और भी सुवर्णमय बनाने में अपनी रजामंदी दी है। और साथ साथ हम जिसे कहते हैं कि सोने में सुगंध, तो सोने में सुगंध की तरह यह विभूति, यह पर्सनालिटी हमारे सामने है। मैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ और आप सबके सामने लेकर के आ रही हूँ डॉक्टर सूर्यबाला को। मैं आपको और अपने सारे दर्शकों को बता दूं कि बड़ी बिंदी से आप सब लोग अपरिचित नहीं है और दीदी तो बिल्कुल अपरिचित नहीं है, क्योंकि मैं ये कहूं कि दीदी ही बड़ी बिंदी ग्रुप की जन्मदात्री हैं। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हुआ ये था कि चलिए कैसे बनी वो उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले मैं मंच देती हूँ डॉक्टर विभा कुमारी को कि वे सूर्यबाला दी के बारे में आपको बताएं। उसके बाद फिर हम बातचीत शुरू करेंगे। विभा। धन्यवाद दीदी। सभी बड़ी बिंदी को सादर प्रणाम। आज बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव के 50वें एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर सूर्यबाला। डॉक्टर सूर्यबाला समकालीन कथा साहित्य में एक प्रतिष्ठित नाम है और भारत भारती जैसे सम्मान से पुरस्कृत हैं। जितना ही वो कथा के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, उतने ही बड़ी वो व्यंग्यकार भी हैं। उन्होंने कथा साहित्य और व्यंग्य के अतिरिक्त डायरी लेखन, संस्मरण लेखन, बाल साहित्य, विविध विधाओं में उन्होंने लेखन किया है और उनका लेखन जीवन के सहज अनुभवों से उपजा हुआ लेखन है। कैसे डॉक्टर सूर्यबाला, यथा नाम तथा गुण हम कह सकते हैं उनके बारे में, क्योंकि उनका जो लेखन है वो किसी भी बड़े सिद्धांत से परे अपनी एक नितांत दृष्टि लेखन में लेकर के आती हैं वो। और उनकी जो दृष्टि है वो हम सब के लिए एक जीवन का, हम कह सकते हैं कि एक नया नजरिया देती है। हम सबको वो दृष्टि संपन्न करती हैं और इतने सारे सम्मानों से सम्मानित हैं, जिसमें मैंने भी भारत भारती का नाम लिया, शरद जोशी सम्मान, महाराष्ट्र साहित्य अकादमी सम्मान, वाग्मणि सम्मान, प्रियदर्शनी सम्मान। मैं कितने सम्मानों का नाम लूं, बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं चाहती हूं कि मैं बीच में बहुत ज्यादा समय न लूं और आप सबकी बातचीत सूर्यबाला मैम से करवाऊं। सूर्यबाला दीदी, आपका बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में हार्दिक अभिनंदन है। बहुत 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 आभार विभा। मैं दो विभाओं के बीच में हूँ और बता दूं कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि विभा हमेशा सस्पेंस में रख के बात करती है। और विभा ने बताया कि बड़ी बिंदी का क्लब का जन्म कब कैसे हुआ था। मैं सस्पेंस को सस्पेंस ही रहने दूंगी, विभा ही आगे बढ़ाएगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि बड़ी बिंदी क्लब के बारे में सुनकर, इसको जानकर और जितना कुछ मैं जानती हूँ, मैं इसको बहुत बड़ी एक इसके रूप में देखती हूँ, एक सौगात की तरह देखती हूँ। क्योंकि मैं बिंदी को ऐसे भी, मेरी तो सब कहानियों में बिंदी है ही, मखमली बिंदी, विभा ने बड़ी बिंदी कर दी, लेकिन मैं एक और भी तरह से देखती हूँ। बड़ी बिंदी को मैं स्त्री की गरिमा, स्त्री की उसकी पराकाष्ठा मान रही हूँ। और आम तौर पे स्त्री की दुनिया को आधी दुनिया कह के कहते हैं। मैं आज बड़ी बिंदी की अर्धशती पर इस बड़ी बिंदी को मैं पूरी दुनिया इसके हवाले करती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि स्त्री आधी दुनिया की नहीं है, स्त्री तो पूरी दुनिया की प्रतिहारिणी है। तो बहुत आभार दोनों विभागों का। थैंक यू दीदी। और अब मैं आपको सस्पेंस में ज्यादा नहीं रखना चाहूंगी और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये बड़ी बिंदी की जन्मदात्री कैसे हुई।
हुआ ये कि इनका 75वां जन्मदिन था दीदी का, और दीदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर हम लोगों को आमंत्रित किया था। और तो दीदी के उस जन्मदिन पर हम सब लोग इकट्ठा हुए थे, और मुंबई की जितनी साहित्यकार, जितने साहित्यकार बंधु थे, सब वहां शामिल हुए थे। और हम महिलाओं की देखते ही देखते, जैसे होता है कि महिलाओं की अपनी एक टोली बन जाती है, तो हम सब ने अपनी अपनी एक टोली बना ली। आप जानते हैं कि मैं बड़ी बिंदी लगाती हूँ, और उसके बाद तो ये हो गया कि बड़ी बिंदी, बड़ी बिंदी, बड़ी बिंदी, और हमने अपने पर्स में से बिंदी निकाली बड़ी बड़ी, और सबके ललाट पर लगाती चली गई। केवल दीदी के ललाट पर मैं नहीं लगा सकी। हमने कहा कि नहीं, आज दीदी का बर्थडे है, और दीदी अपने हिसाब से आई हैं वो, और उस दिन उनके साथ वो छेड़छाड़ ना की जानी चाहिए। लेकिन उनके साथ ही सुदर्शना द्विवेदी दी थी हमारे साथ, हमने उनको भी लगाई। मैंने वहां कोई ऐसी नहीं बची हुई थी जिनको हमने बड़ी बिंदी नहीं लगाई। और खूब हम लोगों ने आनंद उठाया, खूब धूम धड़क्का किया, खूब खाया पिया, खूब दीदी को और उनके साथ साथ उस पूरे समारोह का आनंद लिया। और उसके बाद जब मैं लौटी, घर लौट रही थी, तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये दीदी, ये सूर्यबाला दी का बिंदी है, सूर्यबाला दी की रचनात्मक बिंदी है, और हम यहाँ जितनी महिलाएं इकट्ठी हुई, वे सब हम कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में रचना कर्म से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। तो ये एक बिंदी, इतनी बड़ी बिंदी, इतना बड़ा आसमान बन सकता है क्या? और एक संकल्प के साथ मैंने इस ग्रुप को बना दिया, और देखते देखते आप लोगों के प्यार और मोहब्बत से आज ये ग्रुप भी 2 साल से ज्यादा का हो गया है, और साथ साथ 3500 आप लोग इसकी सदस्य बन चुकी हैं। और आज हम इसका 50वां एपिसोड शामिल यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि 50वें एपिसोड में नन अदर देन सूर्यबाला दी, कि मैं सूर्यबाला दी आपसे ये जानना चाहूंगी कि वो कौन सा दिन था जिस दिन आपने कलम पकड़ी और आपने लिखा, और आपने सोचा कि हाँ, ये मेरी मंजिल है, इसी रास्ते से चल करके मुझे अपने आप को एक सृजन बनाना है, सृजना है, और मुझे आगे जाना है। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लेखिका बनूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज कुछ लिखूंगी, मैं कुछ बड़ी बनूंगी। ये मेरे जीवन में कैसे होता चला गया, इसको जरा भी मेरी गर्वोक्ति मत समझना। मैं तुम्हें एक बड़ी मजेदार बात बताती हूँ। मैं अपने बचपन से शुरू करती हूँ कि कैसे मैं तो कायदे से स्कूल में जाकर पढ़ी भी नहीं हूँ, और मैं यूं ही, उस समय मेरे पिता के ट्रांसफर होते रहते थे, तो जिस किसी शहर में गए, वहाँ उनका ये था, हमारे माता पिता का, कि बच्चों को पढ़ाई के नाम से हवा नहीं होना चाहिए, उनके मन को ठेस नहीं लगनी चाहिए हमारी बच्चियों को। 4 छोटी बड़ी बच्चियां, तो जिस स्कूल में बेचा जाता, मैं मुंह बिचकाती हुई आ जाती, बेटा अच्छा लगा स्कूल? मैं कहती नहीं, जाने दो, जाने दो बेटा, तुम्हें नहीं अच्छा लगे? नहीं जी। मुझे नहीं मालूम विभा, मुझे नहीं मालूम इतनी जो सब आज जो भी बड़ी बिंदी पूरे क्लब से मैं कहती हूँ कि कैसे मेरे हाथ में कलम आई। और मेरी माँ जो थी, वो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, उन्होंने खुद 20 दिन तक पढ़ा था एक गुरु से, और उनको 40 तक पहाड़े और अद्धा पौना आप लोग इस समय की नहीं जानती होंगी, और फारसी, हिंदी, उर्दू, रोमन, ये सब आती थी। और उन लोगों ने कभी बच्चों को जिद नहीं की पढ़ने की, लेकिन शायद मेरे कानों में पिता की शायरी गूंजती थी। शौकिया, सब कुछ शौकिया जीवन के लिए। जीवन को खुला छोड़ दो, मुक्त छोड़ दो, जो चाहे वो करो। बच्चियां, चूल्हे चौके की आवश्यकता नहीं है, सीने पर उड़ने की कोई ऐसी बात नहीं है, पराए घर नहीं जाना है बच्चों, तुम्हें जो अच्छा लगता है करो। और शायद मैंने बाबूजी के मुंह से शायरी सुनी थी कि उठो हिंद वालों, हुआ है सवेरा। शायद विभा, कलम सिर्फ हाथ से नहीं पकड़ी जाती विभा, कलम अंदर अंदर एक प्रेरणा होती है, एक सुख होती है, एक एक स्पंदन होती है, एक अंकुर और पंखुड़ी से खिलता हुआ फूल होती है। कि कब मैंने, जब मेरे पिता नहीं रहे थे, तो कब मैंने अकेले ही उदास घूमते हुए अंदर एक ऐसी अनिवर्चनीय अनुभूति की, लगा कि हाँ, मेरे अंदर से भी बाबूजी जैसी पंक्तियां कुछ आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, कुछ बन रहा है। और सारे खेलने वाले बच्चे चले गए थे, मैं अकेली, इतना अच्छा लग रहा था।
अभी तक मुझे वो शाम याद है। मैं अकेली घूम घूम कर वो चारों स्टैंजा उसके बन गए। अच्छी तरह लिखना नहीं आता था। जब मैंने पहली कविता लिखी तो मुझे अच्छी तरह लिखना नहीं आता था। ऊपर आके मैंने अपनी बड़ी बहनों को सुनाया कि देखो जिज्जी ऐसे बना। अरे ये तो इसने तो कविता बना दी, चलो चलो लिखते हैं। उन्होंने उसे लिखा और एक बड़ी नई बात तुमको बताऊं, मेरी बड़ी बहनों ने उसको इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका संगम, इलाहाबाद से निकलती थी, उसे भेजा। और बाद में लोगों ने बताया कि बच्चों की, वो तो उसमें 8-9 वर्ष की रही होंगी मैं, तो बच्चों की उसमें क्यारी में वो कविता निकली थी। और विभा उस संगम पत्रिका के सह संपादक थे डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो ऐसे संयोग मेरे जीवन में जुड़े हैं। क्या बात है। दो तीन चीजें जो आपने कही, और धर्मवीर भारती जी के बारे में आपने कहा कि वो सह संपादक थे डॉक्टर धर्मवीर भारती। वो डॉक्टर धर्मवीर भारती जो बाद में धर्मयुग के संपादक बने, और उनके साथ भी आपकी बहुत अच्छी मेमोरी है जो आपने कभी और कहीं साझा किया था, मैंने सुना था, और वो मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगी। लेकिन मैं मंच अभी विभा को देती हूँ। और दीदी, मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ डॉक्टर उषा किरण खान भी जुड़ चुकी हैं। उषा दीदी आपको सुन रही हैं, तो ये हमारे लिए दोहरी खुशी की बात है। मैं उन्हें छोटी कहती हूँ, छोटी बहन, छोटी को मेरा प्यार देना। अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब मैं विभा। दीदी, आपके लेखन की शुरुआत कविता से हुई और आपकी जो पहली रचना प्रकाशित हुई वह भी कविता थी। धीरे धीरे आपने गद्य साहित्य में प्रवेश किया और 1976-77 का दौर आता है जब संधि पत्र प्रकाशित होता है और इतना अधिक लोकप्रिय हो जाता है जिसकी न तो आपने कल्पना की थी और न ही आपके पाठकों ने कल्पना की थी। वह संधि पत्र किस तरह से आपके लेखकीय जीवन में क्या मोड़ लेकर आता है, ये मैं जानना चाहती हूँ, और मुझे लगता है दीदी सारी बड़ी बिंदी से जानना चाहेंगी। मैं खुद सारी बड़ी बिंदियों को बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी थ्रिल देने वाली, खुशी देने वाली बात है कि एक 2.5 साल की लेखिका, जिसको लिखते हुए 2.5 साल हुए हैं, और जिसकी 5-6 कहानियां, लेकिन ऑफ कोर्स वो 5-6 कहानियां शीर्ष पत्रिकाओं धर्मयुग और सारिका में प्रकाशित हुई थी। तो उसने अनायास, जैसे मैंने कहा था विभा से, और विभा तुमसे भी कह रही हूँ कि अनायास कलम पकड़ी और करम चलती रही। तो वो पहली कहानी कमलेश्वर जी ने छापी थी सारिका में, ये बता चुकी हूँ। और पहला ये उपन्यास लेकर उसी समय मैं बॉम्बे आई थी, और बहुत संकोच के साथ धर्मयुग कार्यालय में जाकर, वहाँ सरल जी थे, मनमोहन सरल जी, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, तो सरल जी को दिया था। और बाद में सरल जी ने कहा कि भारती जी ने बुलाया है, आकर मिल लीजिए। और मुझे इतना डर लगा कि मैं साथ में पति को लेकर चली। सारी बड़ी बिंदियों सुन लीजिए आप लोग। हाँ, तो बहुत बड़ा ये संबल होता है, भावनात्मक संबल पुरुष का। मैं साथ में लेकर गई, भारती जी सारी बातें पति से करते रहे, और जब उन्होंने देखा, महसूस किया कि अंदर अंदर मेरा सब्र समाप्त हो रहा है, तो अपने काले चश्मे की मुस्कुराहट, उसके अंदर की मुस्कुराहट और हाथ की सिगार के बीच में मुझसे बोले कि मुझे आपका यह उपन्यास बहुत अच्छा लगा, इसे मैं धर्मयुग में प्रकाशित करूंगा। और ये भी कहा कि इस उपन्यास में आपने सौतेली माँ और उनकी बेटियों के जो संबंध दिखाए हैं, वो अभी तक इस तरह साहित्य में आए नहीं हैं। और एक बात और करिए, ये बड़ी मजेदार बात है कि हो सके तो इसका 3रा अध्याय मेरे संधि पत्र का आप एक बार देख के जरा तराश जाइए, जाने मेरे अंदर की कौन सी प्रत्युत्पन्न मति जागृत हुई। मैंने उनसे कहा कि मान लीजिए मैं न तराश पाऊं तो। इतनी शरारती और वत्सल मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, तो मैं इसे ऐसे ही छापूंगा। और इस तरह वो उपन्यास धर्मयुग में 76 में 12 किश्तों में आया, और धर्मयुग जहां जहां जाता था, यानी मैं ये सूर्यबाला घर घर की लेखिका हो गई। तो ये मेरी बहुत ही मीठी स्मृति है।
मैम, भारतीय मध्य वर्ग के जीवन को आपने साहित्य में बहुत सजीव रूप में प्रस्तुत किया है, चाहे उसको हम संधि पत्र में देखें या आपकी उपन्यास यात्रा जहाँ पर कौन देश को बासी, जिसकी अभी बहुत चर्चा होती रही है, बेनू की डायरी, वहां आकर देखते हैं एक भारतीय मध्य वर्ग की सोच, उसकी जीवन शैली, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसका संघर्ष किस प्रकार से आपके उपन्यासों में उतर करके आता है, और जिसे पढ़ते हुए हर व्यक्ति को लगता है कि ये तो उसी के जीवन की कथा है। आप मध्य वर्ग को किस तरह से इतना जीवंत कर पाती हैं? पता नहीं विभा, मुझे तो लगता है कि सभी रचनाकार ऐसा ही लिखते हैं। कोई बड़ा काम नहीं करती हूँ, कोई बड़ी बातें, कोई कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखती हूँ। बस यही है कि जो महसूस करती हूँ वही का वही लिखती हूँ। और शायद मेरे जीवन का संघर्ष भी उतर उतर कर आता है। कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं विभा, जो कि गुजर जाने के बाद भी गुजर नहीं जाते, आपके अंदर रहते हैं, आपके अंदर चलते रहते हैं, आप उनसे मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो मेरा जीवन जैसा रहा है, लोग अक्सर कहते हैं, आपने पूछा कि आपको ऐसे स्त्री चरित्र कहाँ मिले, तो मैं कहती हूँ कि मेरे जीवन से मिले, मुझे कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ा। विभा, आपने कहानियों के बारे में पूछा कि कैसे गढ़ती हूँ। मैं नहीं गढ़ती हूँ मेरी कहानियाँ। मेरी कहानियों को मैं कहती हूँ कि जिद्दी बच्चे की तरह मेरे पास आती हैं, जिद मचाती हैं। मैं उन्हें अपनी घरेलू सारी जिम्मेदारियों के बीच में कतराती रहती हूँ, हटाती रहती हूँ, और वो मेरे अंदर रचती बसती रहती है। मैं कहानियों को नहीं ढूंढती हूँ विभा, जाने कैसे कहानियां मुझे ढूंढ लेती हैं, महीनों वर्षों मेरे अंदर रहती हैं, और एक अचानक एक दिन, जिसे मैं कलम का पारस स्पर्श कहती हूँ, संवेदना का पारस स्पर्श कहती हूँ, उस दिन वो क्षण होता है जब वो कहानी अचानक कागज पर उतरने लगती है। शायद उस समय घरेलू चीजों का दबाव नहीं होता, वरना मैं झटक झटक कर भगाती रहती हूँ। और उसके बीच में एक झोंके की तरह, तूफान की तरह वो क्षण चलता है। मैं बहुत तेज लिखती हूँ, और लिखते हुए जहां भी कलम जरा भी अटकती है, रुक जाती हूँ, सोचती नहीं हूँ, सफ़े बंद करती हूँ, वापस रख देती हूँ, दरवाज़ मेरा बंद हो जाता है। मेरे बच्चे आए होते हैं, मेरे पति आए होते हैं, आए होते थे, मेरे दराज बंद हो जाया करते थे। वो दराज, क्योंकि किसी को पता नहीं होता था कि ये क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है। और उसके बाद जब आने लगी धर्मयुग में, तो लोगों को अच्छा लगा। संयुक्त कुटुंब था मेरा। अच्छा, जो तुमने कहा कि ये मध्य वर्गीय, तो मैंने इतना बड़ा मध्य वर्ग देखा है, निम्न मध्य वर्ग, मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, और ये सबका श्रेय मैं अपने जीवन की नियति को, अपने ईश्वर को देती हूँ, जिसने मुझे इतने संयोग दिखाए। ऐसे गांव में मेरा विवाह हुआ कि मुझे लगा कि मैं आदि वो अपने किसी आदि उसकी गुफाओं में जा रही हूँ। इस गुफा में मैं कहाँ पैर रख रही हूँ, कैसे रख रही हूँ। और इस जिंदगी ने मुझे ऐसे किक दी कि वहां से उठाकर ये मुझे मल्टीनेशनल में लाई, मल्टीनेशनल से उछाल के मुझे शिपिंग में ले गई। तो हम वहां पर विदेश, एक गांव कस्बे से लेकर, नगर से लेकर, महानगर से लेकर कस्बे तक लेकर, और वहां से विदेशों तक। अब लोग लिखते हैं कि इधर पिछले 5, 6, 8 साल से आपकी कहानियां विदेशों। तो जो पास आता है, जो मुझे छेड़ता है, जो मुझे झकझोरता है, जो मुझे बेचैन करके रख देता है, झकझोर करके रख देता है, मैं वो लिखने बैठ जाती हूँ। बड़ी बिंदियों में मैं बहुतों को जानती हूँ, सबने ये महसूस किया होगा कि हम जबरदस्ती नहीं लिख सकते। हम लेखिका बनना चाह के, हम लेखिका बनने की महत्वाकांक्षा सोचकर लेखिका नहीं बन सकते, ज्ञानी हो सकते हैं बहुत ज्यादा। तो जो हमारा मध्य वर्ग है, इसने मुझे इतना कुछ दिया है। और दूसरी चीज, एक और बात, कि मैंने अपने कहानियों में मध्य वर्ग का बाह्य ही नहीं दिखाया है। बाह्य संघर्षों से व्यक्ति का अंतर जिस तरह शत विक्षत होता है,
उसका अक्स जो उसके अंदर पड़ता है, व्यक्ति किस तरह जो रहता है वो नहीं रह जाता है संघर्षों से जूझते जूझते, वो मेरी कहानियों में उतरा आया है। जैसे मेरी कलम ने डाइव मारा हो और उसके अंदर से वो उठा करके निकाल के ऊपर सतह पर वही कुछ सतह पर आया है। और सिर्फ मैं नहीं, सभी रचनाकार ये करते हैं, सभी कथाकार। कि कैसे व्यंग लेखन आपने शुरू किया और किस तरीके से व्यंग को आपने एक धारदार स्वरूप दिया कि आपका नाम हिंदी के चुनिंदा व्यंग्यकारों में शुमार है, या शुमारी के बारे में। फिर से वही कहूंगी विभा कि जैसे कहानियां लिखी, जैसे पहली कविता लिखी, वैसे ही व्यंग भी लिखा। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, लगभग हर हफ्ते नहीं हर पखवाड़े ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप तो कथा के क्षेत्र में इतनी प्रतिष्ठित थी, फिर आपको व्यंग लेखन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? तो मैं कहती हूँ कि मैंने व्यंग लिखने की ना कोशिश की, ना मैंने कहानीकार की तरह व्यंग्यकार बनना चाहा, कुछ भी नहीं। बचपन से जैसे मैं कविताएं लिखती थी, कहानियां लिखती थी, ऐसे ही मैं हास्य व्यंग्य भी अपने मन से पहले तो बोलती थी, पैरोडी बनाती थी, वो पैरोडी बहनों के ऊपर बनाती थी और अपने ऊपर भी बनाती थी। और तुम्हें बड़ी मजेदार बात बताती हूँ, मेरा घर का नाम मिन्नी है, तो बचपन में ऐसी पैरोडी बनाती थी, सबको इधर उधर करने के बाद में कहती थी कि जब मिन्नी की कविता गाई, सुर नर मुनि सब कीन बढ़ाई। तो इस तरह की पैरोडी, अपने ऊपर हंसना। और ये भी बता दूं कि मैंने जो बताया कि मेरा बचपन बहुत संघर्ष में बीता मेरे पिता की मृत्यु के बाद, और हमें अपना अभाव दिखाने की मध्यवर्गीय बात जो कही ना विभा रानी ने, कि अपने अभाव को दिखाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। हमें अपने उसी स्टेटस को मेंटेन करते हुए रहना था। तो हम अपने अभावों पर भी हंस लेते थे, लेकिन कभी अभावों की बात नहीं करते थे। हम तो एक तरह से तुम कह सकती हो विभा कि मेरे अभावों ने मुझे अपने ऊपर हंसना सिखाया। और जो इन अभावों संघर्षों से नहीं गुजरा होगा, वो हास्य व्यंग नहीं लिख सकता है, क्योंकि रुलाना आसान है, हंसाना मुश्किल। खैर व्यंग्य हंसाने की चीज है भी नहीं, व्यंग्य बहुत सकारात्मक और बहुत बहुत गंभीर विधा है। लेकिन व्यंग्य भी मैंने इसी तरह लिखा, बल्कि मैं ये नई बात आज तुम्हें तुम्हारी अर्धशती पर बताती हूँ बड़ी बिंदी की, कि मुझे कथा लेखन के या हिंदी साहित्य के इस मंच पर, बड़े मंच पर जो स्वीकृति मिली, मेरी पहली कहानी जो कमलेश्वर जी ने सारिका में प्रकाशित की, उसका कारण है मेरी व्यंग्य प्रतिक्रिया। मैंने, सबको पता है ये चीज कि मैंने कमलेश्वर जी के पास एक कहानी की व्यंग्य प्रतिक्रिया, जो मैं कहती हूँ कि ऑलवेज देयर इज ऑलवेज द लाइटर साइड ऑफ थिंग्स। तो हमने एक गहरी प्रतिक्रिया आती है, दूसरे किसी की मृत्यु तक में तुम देखोगी कि ऐसी ऐसी आयरनी, ऐसे ऐसे विद्रूप तुम्हें दिखने को मिलते हैं, दिखावे, छद्म। तो जीवन में व्यंग्य कहाँ नहीं है? तो मैंने उस कहानी पर, प्रेम कहानी पर व्यंग्य प्रतिक्रिया भेजी, क्योंकि व्यंग्य कहानी की जो नायिका थी, किशोरी नायिका, उसका नाम था विभा सुरबाला और मेरा नाम सूर्यबाला। तो मैंने बाकायदे वो प्रतिक्रिया लिखी और कमलेश्वर जी के पास भेज दी। तो इस तरह से शुरुआत तो मेरी, उसके लिए मैं उस व्यंग्य प्रतिक्रिया को श्रेय देती हूँ जो कमलेश्वर जी ने पढ़ी और लिखा कि एक अलेखिका जिसकी एक भी कहानी नहीं प्रकाशित हुई, उसको कमलेश्वर लिख रहे हैं कि आपकी इस रचना को देखा, इसमें निहित व्यंग्य को देखा और लगा कि आप नियमित रूप से लिखें तो हिंदी को कुछ बहुत अच्छी रचनाएं मिल सकती। वो व्यंग्य प्रतिक्रिया थी और उसका शीर्षक बहुत मजेदार था। शीर्षक था बरसात की रात में, नहीं, यादों की चेन में, यादों की चेन में बरसात की रात का एक लॉकेट। बरसात की रात का, यादों की चेन में बरसात की रात का एक लॉकेट, पेंडेंट। क्या बात। क्योंकि वो बरसात की रात दो प्रेमियों के बीच की थी ना, तो यादों की चेन में
और कमलेश्वर जी को इतनी अच्छी लग गई थी। तो व्यंग्य मैंने इसी तरह लिखा। हाँ, और व्यंग्य भी डॉक्टर भारती धर्मयुग में ये है, ये बता दूं, ये तो लिखा छपने के लिए कि धर्मयुग में ये एक विज्ञप्ति प्रकाशित होती है कि धर्मयुग का इस बार का होली अंक नए व्यंग्य हस्ताक्षरों के लिए है, और जो भी युवा लेखक चाहे वो अपने व्यंग्य भेजें, जो स्वीकृत होंगे वो धर्मयुग में प्रकाशित होंगे। मेरी 2-3 कहानियां कमलेश्वर जी ने प्रकाशित कर दी थी, और मेरे पास आत्मविश्वास का एक टॉर्च एक को थमा दिया था। मैंने सोचा कमलेश्वर जी के पास जो गई तो व्यंग्य प्रतिक्रिया ही थी, और उन्होंने कहा कि आप लिख सकती हैं। तो फटाफट एक व्यंग्य जैसे लिखती थी उसी में से एक लिखी और हाथ से लिखकर धर्मयुग को भेज दी। 1 महीने बाद धर्मयुग से उसकी पहले व्यंग्य की स्वीकृति, पहली व्यंग्य रचना की स्वीकृति धर्मयुग 1973। पहले ये आग्रह है कि अपनी बड़ी बिंदियों के लिए किसी भी व्यंग्य रचना का थोड़ा सा अंश पढ़ दें तो हम सब बहुत उसको पसंद करेंगे, बहुत हमें अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। पिछली सदी का मध्यांतर आते आते खासा बवेला मच गया। लोगों को महसूस हुआ कि इस समय का सबसे आपत्तिजनक और शोचनीय मुद्दा स्त्री का वस्तु होना है। वो सदियों से उपेक्षा, दुत्कार और शोषण की वस्तु रही है, उपभोग की वस्तु रही है, करवा चौथ और राखी बांधने वाली वस्तु रही है। तो साहित्य, कला, रंगमंच और फिल्में हाहाकार कर उठी। देखते देखते सदी का उत्तरार्ध स्त्री दुर्दशा के बयानों से ऐसा थर्राया कि शेषासन डोल उठा। यही कारण था कि उन दशकों में भूकंप वगैरह जरा ज्यादा ही आए, तो ब्रह्मांड नतमस्तक, शोक प्रस्तावों के ढेर लग गए। अब तक एक बात और स्त्रियों को बताई जा चुकी थी कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती, सबको पता है। अर्थात पैदाइशी तौर पर तो आपके स्त्री होने का कोई खतरा ही नहीं। बाद में जो बनना चाहे स्त्री बने, जो ना बनना चाहे उनकी मर्जी। लेकिन इतना समझ लें कि भारतीय स्त्री बनना चाहेंगी ना, तो फिर से वही कन्यादान, वही रक्षाबंधन, वही आंचल में दूध और आंखों में पानी वाली मिलावटी स्थितियों से गुजरना होगा। अपनी स्मृति रेखाओं से संधि पत्रों की फाइलें निपटानी होंगी। ये मेरे संधि पत्र उपन्यास भी है ना। तो अपने स्मृति रेखाओं से संधि पत्रों की फाइलें निपटानी होंगी। तो सोच लें, स्त्रियों ने मुंह बिचका कर कहा, सोचना क्या है, हमें नहीं करना ये सब, कौन पड़े इन पचड़ों में। लेकिन स्त्रियां फिर भी थोड़े पेशोपेश में तो थी कि जो नहीं बनी वो तो ठीक है, लेकिन अब बना क्या जाए, अर्थात बनाए क्या अपना। क्या बनाए अपना, इतना सुनना था कि चारों ओर से साधु साधु की स्तुतिकारी ध्वनियां गूंज उठी। ये आप हम पर छोड़ दीजिए, देखिए हम आपको क्या से क्या बनाए देते हैं। तौबा कीजिए उस चूल्हे चौके और आंखों के पानी वाले धुआते पर्यावरण से। बहुत डगमगाई नैया आपकी इन नदी नालों में, दूसरों को पार उतारते उतारते पस्त हो गई आप। सुस्ताइए अब और अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। चुटकी बजाते इंतजाम हुआ जाता है क्या, तो सबसे पहले हम आपके इस आंख के पानी को ही सुखाए देते हैं। इमेजिन, क्योंकि सारे फसाद की जड़ ये आंख का पानी ही है, और भारतीय स्त्री इस पानी से ही अपनी जीवन आस्था सींचती आई है। भारतीय स्त्री इस पानी से ही अपनी जीवन आस्था सींचती आई है। तो ये सुखा दिया हमने आपकी आंख का पानी और विलुप्त कर दिया लहराता आंचल। तो अब आप सुखी, और सूख गया है पानी जिन आंखों का, ऐसी सूखी आंखों से देखिए कि हमने कितना खूबसूरत मायालोक रचा है भारतीय स्त्री के लिए, माफ कीजिए इंडियन वुमन के लिए।
रंगारंग ग्लैमर से भरपूर पैकेज लिए बाजार की दुनिया कदमबोसी के लिए हाजिर है। ड्रेस डिजाइनर, ज्वेलर और छोटे बड़े कारोबारियों से लेकर विज्ञापन की सारी शक्तियां खुले बाजार में डेरा डालकर बैठी हैं। हर तंबू में स्त्री विमर्श चल रहा है। आपकी खूबसूरती की सामर्थ्य आंकी जा रही है। आपके शरीर की संभावनाओं पर दूरबीनें टिकी हैं, अनुसंधान केंद्र खुले हैं। आपके शरीर प्रयोगशालाओं में ढल रही है भारतीय स्त्री। सौंदर्य की वर्कशॉपों में नापी जोखी इस इंडियन वुमेन की ताकत से सारी दुनिया में धमाका करने पर आमादा हैं बाजार की शक्तियां। तो यह स्त्री विमर्श का स्वर्ण युग है और इस विमर्श और स्त्री इस विमर्श का स्वर्ण मृग। ससुराल का स्त्री विमर्श माने अनुभव फर्स्ट नाइट का। और वो व्यंग अगर दीदी उसकी कुछ 4-5 लाइनें आप अगर हमें उसकी सुना सके। पहले कविता, फिर कहानी, फिर उपन्यास, फिर बाल साहित्य, फिर संस्मरण, डायरी, व्यंग्य। दीदी के ऊपर मैं बात करना चाहूँ तो मुझे लगता है कि मैं दिन भर बोलती रहूं। और उनके उपन्यास यदि जैसे वेणु की डायरी पे बार बार बात आ रही है, वेणु की डायरी अभी चर्चा में रही है कि उपन्यास को डायरी शैली में लिखना ये भी एक नई विधा है। तो दीदी से अभी और सवाल हम लोग करेंगे और मैं सभी बड़ी बिंदी को ये कहना चाहूंगी कि दीदी के विशद साहित्य का अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि दीदी कहती है कि मैंने कभी कुछ नहीं सोचा था और बिना कुछ सोचे इन्होंने इतना विशद लेखन किया है। इसीलिए हम सबको इसे पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और सीखना चाहिए कि जीवन में कितनी सहजता से साहित्य सृजन किया जा सकता है। अभी हम लोग पहले दीदी को सुनते हैं। इतिहास गवाह है कि ईसा की 20वीं शताब्दी 1963 वार सोमवार को तीसरे प्रहर मैं ससुराल में उतरी। अच्छा, वैसे नादान थी तो उसे जब कार दरवाजे से लगी तो दिल बल्लियों उछल रहा था कि मैं नहीं, कोई अप्सरा उतर रही है नंदन वन में। और वैसे तो बड़ी ताई, चाची, मामियों ने बड़े बड़े गुण और वशीकरण सिखा के भेजा था। सबने कहा था कि बेटा बिट्टो याद रख, पहले दिन लाइन मार ली तैने ना तो सारी उम्र राज करेगी राज। सास ननद तेरे सामने पानी भरेंगी और सारा कुनबा उंगलियों पर नाचेगा। तो मैं खुश सारे रास्ते दोहराती आई, जिसका संक्षेप था कि सास कुछ भी बोले जवाब में सिर्फ म्याऊं कहना है और जेठानी के पैर तो छोड़ने ही नहीं है। और ससुराल के जंगल का सबसे खूंखार और आदमखोर जानवर यही होता है और ननद मीठी छुरी होती है, इसे बगल में दबा के रखना। अच्छा, तो ये पहुंची ससुराल में, है ना। हाँ, तो उतरी पहले दिन ससुराल की खंदक में नहीं, जंगल में। जंगल इसलिए कि खासा बड़ा परिवार था। सच मानिए, हिंदुस्तान की जनसंख्या का सही अंदाजा मुझे अपनी ससुराल की जनसंख्या देखकर ही हुआ था। कई कई नंदे, जेठानियां, दर्जनों बुआएं, चाचियां। इतने में मेरी सास आई। हट जा जीने जोगिए, हट जा पुत्ता प्यारिये के अंदाज में मूसल घुमाती हुई मेरी सास आई और हल्दी रोली की जगह मूसल घुमाकर मेरी अगवानी की। मेरे पति ने इशारे से मुझे बताया कि उनके यहाँ अगवानी का यही तरीका है। इसके बाद मैं कमरे में लाई गई। सास ने बड़े लाड से पूछा, रास्ते में थकान तो नहीं आई बहू? मैंने ताई जी का वशीकरण याद किया, ताई जी की बात, और मैंने बहुत मीठे में कहा। सास ने पूछा, रास्ते में थकान तो नहीं आई बहू? मैंने कहा म्याऊं। उन्होंने चौंक कर कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने बिल्कुल ठीक है के अंदाज में कहा, म्याऊं म्याऊं। इस पर वे भबक पड़ी। मैं तुम्हारी भाभी ननद थोड़ी लगती हूँ बेटी, जो मुझसे दिल्लगी कर रही हो? मैं सास हूँ सास, कायदे से बोलो। ये म्याऊं म्याऊं क्या लगा रखा है? मेरे होश उड़ गए। जेठानी और नंदे छेड़ने लगी, ए भाभी जरा बिल्ली की बोली बोलो ना। नहीं भाभी, कुत्ते की। ना 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 ना, गधे की। अब मुझे अपनी भूल समझ में आई, लेकिन अब भूल सुधार के क्या करती? एक उपाय सूझा। मैं सांच खींच के एकदम चुप हो,
नंदे जिठानी लाख पूछे, मैं चुप की चुप। इस पर जेठानी ने झिड़का, अरे छोड़ो, ये बड़ी गुमान वाली लगती है। ननद बोली, नहीं री भाभी, मुझे तो लगता है गूंगी हैंगी गूंगी। अब मैं खिक खिक करके हंसने लगी और कुट्टी छोड़कर मिल्ली के मुक्त भाव से बोलने बतियाने लगी। जैसे ही हंसने बोलने बतियाने लगी, सास जी ने कमरे के दरवाजे पे आकर घुड़की मारी, अरे म्याऊं, ससुराल में बैठी है, कचहरी में नहीं, जरा चुप बैठ। बाप रे, रात के खाने के समय भी मैंने यही पॉपुलर राग बजाया जो मुझसे कहा गया था, सिखाया गया था मायके में कि बिट्टो ससुराल में हबक हबक के नहीं खाते, बड़े घर की बेटियां खाती नहीं अनखाती होती हैं। तो जब भी कोई खाने को कहता, मैं कहती कि जी नहीं, मैं घर से नाश्ता करके आई हूँ। यहाँ भी आवाज की वही शहनाई सरगम निकालने लगी। रात के खाने के समय भी यही पॉपुलर राग बजाया। ताई जी ने कहा था कि बिट्टो, ज्यादा खाने वाली बहू उसको ससुराल में कहा जाता है कि इतना खाती है तो खबरदार बिट्टो, हम लोगों की इज्जत तेरे हाथ में है। इसलिए मैं ताई जी की इज्जत के नाम पर रोटी के एक टुकड़े में सब्जी के रसे का नाम भरकर बैठी रही। बस बचे हुए समय का सदुपयोग शर्माने, मुस्कुराने, नजरें घुमाने और आंखें मारने में मैंने किया। हाँ, ताई जी ने तो कहा था कि बिट्टू जितना नाना करेगी, सास उतना ही लाड़ करेगी और बाद में तुझे अपने पास बिठा के ठीक से खिलाएगी। लेकिन यहाँ तो मेरे हाथ के तोते उड़ गए। मेरी सास कह रही थी, क्यों उस बेचारी को तुम लोग खिला खिला के नाक में दम कर रही हो? गवारों की तरह उसकी खुराक थोड़ी ना है। भूख नहीं है तो जबरदस्ती क्यों करती हो? कहीं पेट वेट गड़बड़ हो गया तो? बस तत्क्षण खाने की जिद करने वालियां हट गईं। मेरे हाथ का दूसरा तोता भी उड़ गया। चारों तरफ पब्लिसिटी हो गई कि नई आई बहू बड़े ऊंचे खानदान वाली है, खाना बिल्कुल नहीं खाती। और इधर मेरा यह हाल था कि मुझे गाइड पिक्चर का देवानंद याद आ रहा था, उसकी लाचारी याद रही थी। इसी के साथ अपनी लाचारी की बात सोचकर मैं हिलक हिलक के रोने लगी। जब मैं हिलक हिलक के रोने लगी तो चारों तरफ क्या मिल गया, हाय हाय हाय, माँ बहनों की याद आ रही होगी। अभी उम्र कितनी, कच्ची उम्र में बाबुल ने ब्याह दिया जी, सो मायके के नाम पे रो रही है। हाय हाय बहू, चच्चा ना रो, अब तो बाबुल का घर पराया हुआ। मेरे दिल में आया कि मैं चीख कर कहूं कि मैं बाबुल के नाम पर नहीं रो रही हूँ, मुझे स्पीच मत दो, मुझे चपाती भाजी दो। लेकिन हाय रे इंसान की मजबूरियां कि कहीं कोई चपाती भाजी नहीं आए। खैर साहब, अपना हाल और बेहाल। रात हो गई और आते जब कुलबुलाती हैं तो फर्स्ट नाइट जिंदगी की लास्ट नाइट नजर आने लगती है। बड़ी ताई जी ने सीख देकर जाने किस जन्म का बदला लिया री मैया कि चारों तरफ फूलों के गजरों से सुसज्जित, लेकिन हाय री भूख, काश ये फूल फल होते, कहीं तो कुछ खाने को मिलता। इधर उधर निगाह दौड़ाई, तिपाई पर 2-4 मिठाइयां और एक गिलास दूध था। पी लूं? हाँ पी लेती हूँ, पीकर गिलास छुपा दूंगी, सब समझेंगे बिल्ली पी गई। लेकिन हिम्मत न पड़ी। मन ने दिलासा दी, थोड़ी देर और सब्र कर, वो आते ही होंगे, आधा गिलास दूध तुझे जरूर देंगे। मैंने मन को फटकारा, चुप कर, कुछ माँ ने दिया कुछ बेटा देगा। फिर मन को समझाया, मूर्ख, पागल हुई है, ये घड़ी रोज रोज नहीं आती। सो चुप लगा ली। और वो आए, वो पास आए, मेरा हाल बेहाल देखा। जरूर ये भी समझ रहे होंगे कि मुझे बाबुल की याद आ रही है। हे भगवान, अब ये प्रेम प्रीत का भाषण पिलाएंगे, ऐसे नाजुक मौके पर चपाती भाजी की बात करूं भी तो कैसे? मेरे दुख को कौन समझ सकता है भगवान? वो प्यार बगे वचन बोल रहे थे, मैं जानता हूँ तुम इतनी उदास क्यों हो। मैंने दिल में कहा, क्या खाक जानते हो, मेरा दुख इस समय कोई नहीं समझ सकता। और ये सोचते हो, ये सोच के मुझे और भी जोर का रोना आ गया। उन्होंने फिर दिलासा दी, अरे अरे, ऐसे ही भला रोते हैं, देखो देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, देखते ही सब रोना भूल जाओ। मैंने दिल में कहा, क्या खाक भूल जाऊंगी,
वो बोले, अरे भाई देखो तो सही, आंखें खोलो, तुम्हारे एकदम पसंद की चीज है, देखते ही उछल पड़ोगी। मैंने फिर बेमन से कहना चाहा कि मुझे कमजोरी बहुत है खाना ना खाने की, लेकिन मरता क्या न करता। किसी तरह बेमन से मैंने आंखें खोली और देखा तो सचमुच उछल पड़ी। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास न हुआ। उनके हाथों में एक छोटा सा नाश्तेदान था, जिसमें कुछ कचौरियां और कद्दू की भाजी रखी हुई थी। अब वे मुस्कुराते हुए मेरे आंसू पोंछ रहे थे और मैं भाव विवल होकर चाव से कचौरियां खा रही थी और खाते खाते रोम रोम से अपने जीवन साथी को आशीर्वाद दे रही थी कि मेरे जीवन साथी, तुम न समझते तो कौन समझता मेरी पीड़ा। सुना दिया तुम्हारे मन का? खुश? बहुत 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 मजेदार है ये तो। मतलब मेरी जिंदगी का ये वन ऑफ द बेस्ट व्यंग है। और मैं जब भी कभी सोचती हूँ और आपके बारे में सोचती हूँ तो ये व्यंग मुझे हमेशा याद आता है। और अभी मैंने बड़ी बिंदी के इस पेज पर वो वाला हिस्सा लगा भी दिया, वो एपिसोड 117 117, जिसमें मैंने दीदी के इस व्यंग को पढ़ा था। तो आप लोग वहां भी सुन सकते हैं। मजा आ गया, आनंद आ गया दीदी। ये व्यंग तो एक बात और बताना चाहूंगी तुम्हें बड़ी, कि एक तो ये मैंने चौपाल में पढ़ा था। जी, मैंने वही सुना था। तो चौपाल में मैंने जब ये पढ़ा था तो गुलजार साहब भी थे और लोग तो थे ही। जी। तो ऐसे ही उसके बाद लंच पर हम बाहर निकले तो गुलजार साहब मेरी बगल से म्याऊं कहते हुए निकले। मुझे इतनी और मैं बिल्कुल 100% कह सकती हूँ कि इस एंगल से कोई भी आदमी, कोई भी व्यंग्यकार नहीं सोच सकता है जिस एंगल से आपने सोचा और लिखा। और अंतिम पंक्ति तो सही में ऐसा भाव विभोर कर देती है कि उसके बाद कोई शब्द नहीं रह जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आपका व्यंग बहुत ही अच्छा लगा, और विशेष रूप से जो कुरीतियां हैं समाज की, जिसमें से यह भी कुरीति है कि जो बहू आएगी उसे खाना नहीं खाना है, तो उस दर्द को आपने व्यंग्य का रूप दिया। और जो थोड़ी देर पहले आपने बात कही थी कि दर्द से ही व्यंग्य का जन्म होता है, उसको आपने अपने इस व्यंग्य से हम सबको समझा भी दिया। तो हम लोग बहुत समृद्ध हुए आज आपसे बातचीत करके। कि आज आप इस एपिसोड में आई और इस गोल्डन एपिसोड को और अधिक गोल्डन बनाया। हम सब लोग बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संदेश देना चाहिए। संदेश में तो विभा तुम्हें मैं अपनी एक कविता तो नहीं, मैं कुछ लाइनें पढ़ना चाहूंगी जी। सुन स्त्री, तेरी तरह दुनिया में कोई दूसरा नहीं, तू सबसे अलग अनूठी है, अपनी तरह की बस अकेली है, तू भुनगों सी नहीं कि फूंक मारने से उड़ जाएगी, कीट पतंगों में भी नहीं कि कोई कुचल मसल सके तुझे। तेरे अंदर एक दिया है, तेरी आत्मशक्ति एक ज्योत है, कस्तूरी का एक टुकड़ा है और है जादू की छड़ी, और स्नेह का तो खुल जा सिमसिम है तू, और जुनूनी तो हद की। इतना सब मूल्यवान, इसे मैं स्त्री की सामर्थ्य कहती हूँ। इतना सब मूल्यवान जो विधाता ने तुझे दे रखा है, उसे दे देकर तू कभी नहीं अघाई स्त्री, अघाएगी भी नहीं। लेकिन देखना, वे लेते लेते थक जाएंगी और तब उनके मस्तक झुकेंगे तेरे सामने। सभी बड़ी बिंदी को प्यार भरा प्रणाम, और उम्मीद करते हैं कि आज सूर्यबाला दीदी से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा और अपने आप को बहुत समृद्ध अनुभव किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो आज भी हमारे साथ बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में डॉक्टर सूर्यबाला, जानी मानी कथाकार, उपन्यासकार और मशहूर व्यंग्यकार और जीवन को जीने वाली कलाकार। डॉक्टर सूर्यबाला के बारे में और डॉक्टर सूर्यबाला से आपने उनकी रचनाएं सुनी और उनकी कविताएं भी सुनी और उनका व्यंग्य भी सुना, और जो सबसे मशहूर व्यंग्य है वो भी आपने सुना। हम सूर्यबाला दी के बहुत बहुत आभारी हैं कि हमारे एक अनुरोध पर वो यहाँ आई और
अपनी, जैसे हम कहें कि ये बड़ी बिंदी क्लब उनकी मानस पुत्री है, तो अपनी इस मानस पुत्री को समृद्ध करने के लिए आज वो यहाँ आई। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आप सभी बड़ी बिंदी का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सब यहाँ आए। इसके बाद भी जो आज यहाँ है और जो इसके बाद भी देखेंगे, आप सबसे अनुरोध कि आप इसकी संख्या और अपने जो लाइक माइंडेड लोग हैं उन तक पहुंचाएं और उनको भी इसका सदस्य बनाएं। हमारा कोई आर्थिक आधार नहीं है, आर्थिक कोई स्रोत नहीं है, और लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि अब बड़ी बिंदी क्लब अपने पैरों पर इतना सक्षम हो कि वो अपने हर मेहमान के लिए, हर आगंतुक के लिए कुछ कर सके। और इसलिए अगर आपको ये लगता है कि आप हमें सहयोग करना चाहते हैं, तो एक ऐप है बाय मी अ कॉफी, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। आप उस लिंक पर जाकर के हमारे लिए एक कॉफी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आप जितनी भी 3, 5, 10, 20 जितनी भी कॉफी आप चाहें खरीद सकते हैं, दे सकते हैं, और इस तरह से आप हमें और हमारे प्रयास को सपोर्ट कर सकते हैं। अगले सप्ताह 51वां एपिसोड रहेगा। 51 नंबर बहुत ही और भी शुभ होता है। हम फिर किसी और एक ऐसी किसी पर्सनैलिटी को, जो जीवन से जुड़ी हुई पर्सनैलिटी है, जीवन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है, जिनकी जिंदगी में दर्द धड़कता है और खुशियां छलकती हैं, वैसे ही किसी व्यक्तित्व के साथ हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। दीदी आपका भी बहुत बहुत आभार, और विभा आपके क्षेत्र में मैं घुस जाती हूँ, इसके लिए क्षमा, और आपको भी बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। और चलते चलते, बहुत खतरनाक समय है, अपना ख्याल रखिएगा, और क्योंकि आप हैं तो हम हैं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।